हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग। और आज की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक असमीका का आलेख देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग देते हैं, दो चर वाले रैखिक रैखिक असमीका असमीका का आलेख। दो चर वाले रैखिक असमीका का आलेख देखेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर दो चर वाला एक रैखिक असमीका ले लेते हैं। 2x + 3y इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं किस रूप में है? ये ax + by इज ग्रेटर देन c वाले इसी फॉर्म पे है ना। तो यह आपकी दो चर वाली एक रैखिक असमीका हो गई। हमें क्या करना है, इसका आलेख खींचना है। तो किस तरह से खींचेंगे इसको, चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर हम लोग क्या करेंगे, जो असमीका दिया होगा उसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। यानी कि जहां वो असमीका का चिन्ह है उसकी जगह बराबर का चिन्ह कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग कम से कम इसका दो सॉल्यूशन निकालेंगे, तभी ना हम लोग इसका आलेख खींच पाएंगे ऐसे। तो हम लोग अब क्लास 12th में आ गए, इसलिए हम लोग ये सिंपली एक चार्ट बनाकर हम डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखा सकते हैं। अब रखने नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 12th में आ गया, उतने हम लोग छोटे नहीं हैं, इतना तो हम लोग खुद से कर सकते हैं ना जी डायरेक्ट। यहाँ लिख दीजिए x y। ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x की जगह एक बार 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये जगह डिवाइड में तो 4 आ जाएगा। y की जगह 0 रख देते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा उधर डिवाइड में हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये इसके दो हल आ गए इस रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, पहले रैखिक समीकरण में बदल के उस रैखिक समीकरण का आलेख खींच लेंगे। चलिए अब हमने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर y एक्सिस ले लेते हैं। इधर लिख देते हैं हम लोग x, इधर x डैश, y और यहाँ पर y डैश। ठीक है, आप देखो ना, 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6। तो x का 0 है, y का 4 है, 0 और 4। तो x का 0 y का 4 इस y एक्सिस पे चला जाएगा। यहाँ पर x का 6 y का 0, 6 0 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट से जो होने वाला लाइन होगा वह कैसा होगा, इसके ऊपर पहले समझ लीजिए। अगर असमीका का चिन्ह ग्रेटर देन या लेस देन का होगा तो यहाँ पे ये जो लाइन खींचेंगे वो डॉटेड खींचेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होगा, इन दोनों में से कोई होगा तो वो डार्क लाइन खींचा जाता है। तो इसमें हमारा रेखा कैसा होगा, डॉटेड होगा। ध्यान रखना, मैं तो अभी यहाँ डार्क खींच रहा हूँ, इसको मैं डॉटेड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको डॉटेड कर देते हैं। ध्यान रखना, ये डॉटेड ही हमें खींचना होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने डॉटेड इसलिए खींचा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि 2x + 3y इज ग्रेटर देन 12, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ ये डॉटेड दिया। इक्वल टू भी आ जाएगा यानी कि वो रेखा भी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो ये तलों में बदल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो हाफ प्लेन अर्ध तल में बदल रहा है, एक इधर की तरफ अर्ध तल और एक इधर। यह रेखा द्वारा क्या देख रहे हैं, यह रेखा द्वारा यह आलेख जो है दो अर्ध तलों में बदल जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर ये जो रेखा खींची है डॉटेड, ये डॉटेड किसके आधार पर खींची है? क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल है, बस इक्वल टू यहाँ आ जाता तो ये डार्क हो जाता, समझ रहे ना? तो यह रेखा इधर ये किसकी रेखा है? तो यह रेखा हमने खींची है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 के लिए, लेकिन यहाँ तो ग्रेटर देन है, तो क्या करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इसको दो बराबर, देख रहे हैं ना, एक इधर की तरफ आपका है और इधर की तरफ भाग है, तो एक तरफ ये अर्धतल है और एक तरफ ये दूसरा अर्धतल है, ठीक है। तो जब हम लोग सिर्फ ग्रेटर देन और ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, इस तरह का जब आपके पास रैखिक असमीकरण दिया हो तो वो जो अर्धतल बनता है, ये दोनों तरफ जो अर्धतल बन रहा है, इसको हम लोग खुला अर्धतल कहते हैं। क्या होगा? खुला अर्धतल कहलाता है, ये खुला अर्धतल होता है। इस खुले अर्धतल में ध्यान रखना कि इस रेखा को शामिल नहीं किया जाता है, बात को समझे, इस रेखा को शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, अब बात आती है कि इसको नहीं शामिल किया जाएगा तो इधर का भाग शामिल होगा कि इधर का भाग शामिल होगा? यहाँ कह रहा है ना 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 12, तो 12 से ग्रेटर कह रहा है, तो इस परिस्थिति में हमें देखना होगा कि असमीकरण का आलेख में अर्धतल कौन सा शामिल होगा। ध्यान रखना, जब असमीकरण का चिन्ह उसमें रहता है, बीच में रैखिक असमीकरण रहती है, तो उसमें आपको एक ही तरफ का अर्धतल लेना होता है, इधर या इधर का। कौन सा अर्धतल होगा? अब वह हर अर्धतल जो होता है उसका हल क्षेत्र कहलाता है, उस असमीकरण के लिए उसका हल क्षेत्र कहलाता है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो आप क्या करेंगे कि इस इधर जो अर्धतल देख रहे हैं और इधर जो अर्धतल देख रहे हैं, इन दोनों अर्धतलों में से, इस अर्धतल में से कहीं का भी एक बिंदु लेंगे, है ना। आप इधर का कोई बिंदु ले सकते हैं, इधर का कोई बिंदु ले सकते हैं। तो अगर आप सुविधा अनुसार देख लेना, यहाँ देखो हमें मूल बिंदु दिख रहा है कि सिंपली हमें दिख रहा है ना, इसके इधर 0 0 ये मूल बिंदु दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 0 पर असमीकरण की जांच करेंगे, असमीकरण की जांच करेंगे, इसमें रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 12, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो क्या 0 12 से बड़ा है? बड़ा तो नहीं, 0 12 से बड़ा नहीं है, यह असत्य दिख रहा है। तो जब असत्य दिखेगा तो इधर ये हल क्षेत्र नहीं होगा, इसका हल क्षेत्र इधर वाला भाग हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे छायांकित कर देंगे, इधर का पूरा भाग ले लेंगे, जहां तक ये जाएगा पूरा का पूरा भाग इसका हल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, इसी तरह से हम लोग जांच करेंगे कि कौन सा इसका हल क्षेत्र होगा। इसके लिए हमें असमीकरण में आपको क्या करेंगे, अर्धतल का, यानी कि अर्धतल के इधर का कोई बिंदु या इधर का कोई बिंदु लेकर उसमें रखेंगे। अगर यह बिंदु उसको संतुष्ट करता है, इसका मतलब वो हल क्षेत्र का ही अंदर का बिंदु है। तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इधर हल क्षेत्र नहीं होगा, हल क्षेत्र इसके विपरीत होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो हम लोग इसमें दो बातें सीख लिए, यहाँ पे दो बातों का ध्यान भी रखना होगा हमें कि यहाँ जो हमने ये खींचा है रेखा, ये डॉटेड इसलिए खींचा है क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 12, यहाँ इक्वल टू भी रहता तो ये डार्क रेखा होती, ठीक है। तो अर्धतल भी आपके इसमें दो तरह के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एक खुला अर्धतल जिसमें यह रेखा को शामिल नहीं किया जाता, देखो ये और ये, देखिए दो अर्धतल हैं, इसको खुला अर्धतल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन दोनों तलों में किसी में भी ये शामिल नहीं होगा, और बंद अर्धतल में ये शामिल होता है। बंद अर्धतल कैसा होता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले खुला अर्धतल को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, खुला अर्धतल क्या होता है इसके बारे में। खुला अर्धतल यानी ओपन हाफ प्लेन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल कौन, ये निर्देशांक तल जो देख रहे हैं,
अर्धतल, अर्धतल खुला अर्धतल कहलाता है, खुला अर्धतल कहलाता है यदि दोनों अर्ध तलों को अलग करने वाली रेखा के बिंदु अर्धतल में शामिल नहीं हो। यानी कि आपका जब रैखिक असमीका ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी या ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी होगा, तो इस कंडीशन में जो अर्धतल होगा वह खुला अर्धतल कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, बंद अर्धतल कब होता है, और उससे रिलेटेड भी एक आलेख हम लोग यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है रैखिक असमीका का 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ना यहाँ पे, है ना, इनइक्वालिटी का चिन्ह हट के यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। अब इसके लिए इसका कम से कम 2 हल निकाल लेंगे ताकि हम लोग इसका आलेख खींच सके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिंपली हम लोग यहाँ ले लेते हैं x y, x की जगह 0 रखते हैं, ये जाएगा उधर डिवाइड में 2 आ जाएगा, y की जगह 0 रखते हैं, ये जाएगा डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो हमने इसके 2 हल निकाल लिए, अब इसका हम लोग आलेख खींचते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे आलेख देख लेते हैं। यहाँ हम लोग ले लेते हैं x अक्ष, यहाँ ले लेते हैं y अक्ष। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ x डैश y और ये आपका y डैश। 1 2 3 1 2 3 काफी है। x का 0 y का 2, ये हो जाएगा 0 2, है ना, x का 3 y का 0। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि इसमें असंख्या में इक्वल का भी चिन्ह आ जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो आलेख होगा उसकी रेखा जो जाएगी वह डार्क जाएगी, डॉटेड नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है, यह रेखा का समीकरण है। अच्छा, यहाँ लेस देन इक्वल टू 6 दिया है ना जी, तो हम लोग चेक करेंगे कि इसका हल क्षेत्र इधर वाला होगा इधर वाला होगा, कौन सा होगा, और जो भी होगा वह आपका बंद अर्धतल कहलाएगा, क्योंकि उसमें ये भी रेखा शामिल की जाएगी, क्योंकि इक्वल टू भी 6 कह रहा है, यानी कि रेखा भी शामिल होगी हल क्षेत्र में और अर्धतल भी शामिल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप जानते हैं कि मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0, एक बिंदु लेना होगा ना दोनों तरफ में से किसी भी अर्धतल का। तो हम लोग ले लेते हैं 0 0 पर असमीका, तो हो जाएगी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है, 0 6 से लेस देन है ना जी, बिल्कुल। तो इसका हल क्षेत्र इधर के तरफ होगा, ये पूरा क्षेत्र जो होगा इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। और हल क्षेत्र ये जो देख रहे हैं, जो हल क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें हल क्षेत्र में यह रेखा भी शामिल होगी, क्योंकि यहाँ लेस देन और इक्वल टू है। तो लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, जब ये समीकरण रहती है तो उसमें उस रेखा को भी शामिल कर लिया जाता है। और इस तरह का जो हल क्षेत्र ये जो देख रहे हैं पूरा, ये आपका बंद अर्धतल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बंद अर्धतल को। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बंद अर्धतल यानी
क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स वाई तल में एक अर्धतल, अर्धतल बंद अर्धतल, बंद अर्धतल कहलाता है यदि दोनों अर्धतलों को अलग करने वाली सरल रेखा के सभी बिंदु अर्धतल में शामिल हो। तो क्लियर हो गया बंद अर्धतल क्या होता है। अच्छा, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं हल क्षेत्र। हल क्षेत्र, ये हल क्षेत्र क्या है? तो हल क्षेत्र वह क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें कोई भी आप बिंदु लेंगे वह आपके असमीका को संतुष्ट करेगा। इधर के आप कोई भी बिंदु ले सकते हैं तो वो असमीका को जरूर संतुष्ट करेगा। वो वाला क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा? हल क्षेत्र कहलाएगा। तो चलिए हम लोग हल क्षेत्र को भी यहाँ परिभाषित कर देते हैं। हल क्षेत्र क्या होता है? सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें दी गई असमीका के सभी हल शामिल हों, हल क्षेत्र कहलाता है। हल क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं दो चरों में रैखिक असमीका निकाय, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर inequalities in two variables। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, रैखिक असमीका निकाय कब कहा जाता है? दो चरों में रैखिक असमीका निकाय कब कहा जाता है? तो जब आपके पास रैखिक असमीकाएं दो चरों में एक से अधिक दी गई हों, जैसे मान लो दे दिया हो 2x + 3y इज ग्रेटर देन 6 और x + y इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये दो रैखिक असमीकाएं एक साथ दे दी गई हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दो चरों में रैखिक असमीका निकाय। दो चरों में रैखिक असमीका निकाय, यानी कि एक से अधिक दो चर वाले रैखिक असमीकाएं दी गई हों तो उसको रैखिक असमीका निकाय कहेंगे। दो चरों में रैखिक असमीका निकाय, यानी कि जब एक साथ दो को यहाँ पर रैखिक असमीका दी गई है तो इसको दो चरों में रैखिक असमीका निकाय कहेंगे। तीन भी दी गई हो तो भी दो चरों में रैखिक असमीका निकाय कहेंगे। चर दो हो, रैखिक असमीकाएं तीन दी हो तो उसको दो चरों में रैखिक असमीका निकाय कहेंगे। चर दो ही हो लेकिन एक से अधिक रैखिक असमीकाएं दी हो तो उसको दो चरों में रैखिक असमीका निकाय कहा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दो चरों में एक से अधिक रैखिक असमीकाओं को एक साथ लेने पर
प्राप्त निकाय दो चरों में रैखिक असमीकाओं का निकाय कहलाता है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर दो रैखिक असमीका दी गई हो और दोनों का ग्राफ आप खींचेंगे, दोनों का अगर आप ग्राफ के आलेख खींचेंगे तो आलेख खींचने पर हमें क्या मिलेगी? हमें दोनों का आलेख खींचने पे हमें दो रेखाएं मिलेंगी और दो रेखाएं के अलग अलग हल क्षेत्र होंगे। लेकिन जब दो एक साथ रैखिक असमीकाएं दी हैं तो उनमें जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है वह इस रैखिक असमीका निकाय का हल कहलाता है। जैसे देखिए, अगर मैं इसी का आलेख खींचूं तो क्या होगा? अगर हम लोग इसी का आलेख खींचे, रैखिक असमीका निकाय का आलेख खींचे, तो पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरण में बदलने पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस y इज इक्वल टू 4। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर इसका हम लोग इसके लिए चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, दो इनके सॉल्यूशन निकालने होंगे ना इस समीकरण, रैखिक समीकरण के लिए, तो इन्हें इसका आलेख खींच पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ ले लेते हैं हम लोग x और यहाँ y, x y। इसके लिए देखिए, x 0 रखेंगे तो y का 2, y 0 रखेंगे तो x का 3, x 0 रखेंगे तो y का 4 और y 0 रखेंगे तो x का 4। चलिए, तो अब हम लोग इसका यहाँ आलेख बनाते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया है, यह x एक्सिस और इसे हम लोग यहाँ ले लेते हैं y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, x डैश y और नीचे y डैश ले लेते हैं। देखिए, पहले के लिए x का 0, y का 2, x का 3, y का 0, ये हो जाएगा। ये 0 2 और ये 3 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन को हम लोग कैसे खींचेंगे? डॉटेड खींचेंगे ना। ऐसा डॉटेड इसलिए खींच रहे हैं कि ये इसके लिए जो असमीका दी हुई थी उसमें देख लीजिए क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन 6 है, तो इसलिए यह रेखा कैसे होगी? डॉटेड होगी। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए देखते हैं। x का 0, y का 4 और फिर x का 4, y का 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वह कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसका समीकरण था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और इसका x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये रेखा डार्क ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे ये देखो इक्वल टू भी दिया था, लेस देन और इक्वल टू दोनों, इसलिए ये डार्क रहेगी। अब बात करते हैं हल क्षेत्र के लिए। तो हल क्षेत्र के लिए अब लोग क्या करेंगे? 0 0 पर असमीका की जांच करेंगे, दोनों असमीकाओं के करके। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन 6। ये आपका क्या है? सत्य है ना। और दूसरा वाला देखो, वहां पे 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, यानी कि 0 लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। बिल्कुल ये सत्य है। तो देखिए, अगर हम लोग ये बिंदु ले रहे हैं, मूल बिंदु ले रहे हैं, तो ये पहला वाला असत्य हो रहा है। तो पहला वाला असत्य हो रहा है, यानी इसका मतलब कि इसका हल क्षेत्र इधर ना होकर ये वाला भाग होगा, इसके इधर का, ठीक है। और यह सत्य है, दूसरा वाला सत्य हो रहा है, तो इसका यह बिंदु पे सत्य हो रहा है, इसका मतलब कि इसका हल क्षेत्र इधर वाला भाग होगा। तो इसके इधर
और इसके इधर उभयनिष्ठ भाग कौन होगा? देखो इस रेखा के इधर और इस रेखा के इधर वाला जो उभयनिष्ठ भाग होगा, तो उभयनिष्ठ भाग ये वाला क्षेत्र होगा, इसके बीच का, ये जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है इसके यहाँ तक, और इसके ऊपर तक, यहाँ ऊपर जहां तक ये रेखाएं जाएंगी वहां तक, अनंत तक, ये जो क्षेत्र होगा यही इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो जब समीकरण निकाय दिया होता है रैखिक असमीकाओं का, है ना, रैखिक असमीका निकाय दिया हो, तो उस कंडीशन में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है उसको हम लोग हल क्षेत्र लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ परिभाषित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, दो चरों में रैखिक असमीका निकाय का हल समुच्चय यानी सॉल्यूशन सेट ऑफ a system of linear inequalities in two variables। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो हल क्षेत्र होता है उस हल क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु जो होगा ना, प्रत्येक बिंदु, उन सभी बिंदुओं का जो समुच्चय होगा वो उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले रैखिक असमीका के निकाय का हल को डिफाइन कर लेते हैं और उसके हल समुच्चय को भी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो चरों में किसी रैखिक असमीकाओं के निकाय का हल समुच्चय निकाय में शामिल सभी असमीकाओं के हल समुच्चय का सर्वनिष्ठ होता है, उनका कॉमन भाग होता है। समझ गए? अच्छा, जो हल क्षेत्र बनेगा वह कैसी भी आकृति हो सकती है। वह एक रिक्त समुच्चय हो सकता है, एक बहुभुज से घिरा क्षेत्र हो सकता है ना, या फिर कुछ दिशाओं में क्या होगा कि खुला भी होता है। जैसे इसी का देखो, ये ऊपर की तरह, ये बंद कभी नहीं होगा, ये आगे रेखाएं बढ़ेंगे तो ये खुला क्षेत्र बनेगा। तो जो हल क्षेत्र होता है वह एक बहुभुज के रूप में हो सकता है, खुला क्षेत्र भी हो सकता है, या रिक्त भी हो सकता है, रिक्त समुच्चय के रूप में, यानी कि उसमें कोई भी एरिया नहीं आएगा, कोई भी क्षेत्र नहीं आएगा। समझ गए? चलिए और एक और छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। रैखिक व्यवरोध क्या होता है, यानी लीनियर कॉन्स्टेंट क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, जब प्रोग्रामर समस्या में चरों पर रैखिक असमीकाओं का जो रैखिक असमीकाएं वाला प्रतिबंध जो होता है उसको हम लोग रैखिक व्यवरोध कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं ना 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना जी, इसको, तो ये आपका रैखिक व्यवरोध कहलाएगा। ठीक है, या इसके साथ अगर x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, ये आपकी क्या है, रैखिक व्यवरोध है। अगर यहाँ कहीं कहीं देखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन सबको ऋणोत्तर व्यवरोध कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। ठीक है,
तो हम लोग इसे परिभाषित यहाँ पे कर सकते हैं कि एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के चरों पर रैखिक असमीकाओं या रैखिक समीकरण या प्रतिबंध भी लिख सकते हैं, प्रतिबंध रैखिक व्यवरोध कहलाता है या कहलाते हैं। अच्छा, अगर प्रतिबंध x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो तो इसे ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।